नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस लेवल में है और बहुत शानदार तरीके से कुछ पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव जर्नी होने का चांसेस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो फ्री है, मेरे लिए नहीं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। उसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा बेसिकली ऑटो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज में एक टॉप कंपनी है। टॉप 5 के अंदर इसका नाम देखने को मिल जाते हैं। तो उनो मिंडा मेरा एक सबसे पसंदीदा कंपनी है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है। अभी ये यहाँ पे मैं रीजन डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के मैं परफॉर्मेंस एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखिए, सारे कंपनीज का अगर ओवरऑल अगर मैं सेल्स का ग्रोथ देखूँ, तो ओवरऑल सेल्स का ग्रोथ एवरेजली देखा जाए तो 6.37 है। तो टोटल ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में 97 कंपनीज है, और उनमें से उनो मिंडा जो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, उसका सेल्स ग्रोथ देखिए 23% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, और उसके प्रॉफिट ग्रोथ 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। मतलब दोनों तरीके से देखा है तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। और मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, वो देखिए कंपनी का ROC, जो पहले 11% 6% हुआ करता था, आज 20% के आसपास कंपनी का ROC देखने को मिला। तो ये पॉइंट्स मैं सबसे पहले इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर चार्ट देखने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको जरूर नोटिफाई मतलब नोटिस करना होगा, क्योंकि उस पॉइंट ही आपको उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में जरूर एक क्लियर कट विजन आपको देगा। अभी चलो कंपनी के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। जैसे देखिए, उनो मिंडा के ऊपर चार्ट के हिसाब से बात करूं, तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया था इस दिन में। इस दिन का मतलब है अराउंड, आप बोल सकते हैं 2nd ऑफ सितंबर। तो 2nd सितंबर में एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर, उनो मिंडा के ऊपर ब्रेकआउट हो चुके हैं, क्या आप अपने इस जगह पे एंट्री लिया है? बिल्कुल नहीं, मुझे ब्रेकआउट मिला ही नहीं। क्योंकि देखिए पैटर्न्स क्या बना, पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने। इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक उल्टा आपको इस तरीके से कुछ पैटर्न्स दिखेगा, तो इसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न्स के अगेंस्ट में हमेशा में जो हेड होता है उस लेवल को मार्किंग करता हूँ, और उसी के अगेंस्ट में उसको टॉप तक मेरा टारगेट होता है। मतलब उसका जो रेंज है, उसी रेंज के बेसिस में मेरा मेरा टारगेट होता है। तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 1470 रुपीज़ के आसपास। तो 1470 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है। अभी मुझे एंटी कहाँ पे लेना है? देखिए, एंटी लेने से पहले मुझे जो डेटा चाहिए था वो है इस कंपनी के ऊपर ये जो लाइन है, ये जो लाइन जिस लाइन को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, वो लाइन निकल कर है 1184 के आसपास। तो मुझे इस लाइन को ब्रेकआउट चाहिए था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ नहीं। तो इस कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट क्लोजिंग दे, उसके बाद इसके ऊपर कंफर्मेशन क्लोजिंग दे, तो एक बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा, और इसके अगेंस्ट में मुझे लगता है इस कंफर्मेशन मिलने के बाद ही मुझे एंट्री लेना है। तो उससे पहले क्या हुआ, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी यहाँ से सेलिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान से देखना, इस लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ से कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ था, फिर से 2 बार आ गया, फिर से क्रैश हो गया, तीसरी बार गया वो भी क्रैश हो गया, अभी चौथी बार है वो भी क्रैश हो रहा है। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को आसानी से वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो रहा है। तो क्या इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका पेशेंस ही सब कुछ है। क्योंकि आपके पेशेंस नहीं है, आपने अगर पेशेंस ना दिखा कर यहाँ पे बाइक करे होंगे, तो आपको अभी लॉसेस झेलना पड़ेगा। तो हमेशा हर टाइम में एक ही बात मैं आपको बोलता रहता हूँ कि कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले इस सारी चीज़ों को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि आप अगर मार्केट के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सीखने के ऊपर ही आपको पैसा आपको मार्केट कमा के देंगे। ऐसे नहीं कि किसी का टिप्स लिया, चलो किसी ने कोई कंपनी के बारे में बता दिया तो उसको देखकर बाय सेल कर लिया, वो आपको बुरी तरीके से फंसाएंगे। इसलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ उस वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप उस स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देखिए कि हाँ, स्ट्रैटेजीज में दम है, क्या स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करके फायदा हो सकता है। तो उसके बाद आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो मेरे व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया, आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। बेसिकली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड मतलब पेटीएम। देखिए, पेटीएम के बारे में चर्चा करूँ तो पेटीएम के ऊपर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर, पेटीएम इतना बड़ा फॉल हो गया, क्या वो फिर से रिकवरी कर सकते हैं? क्योंकि जोमेटो जैसे कंपनी भी तो जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद तो बिग फॉल हुआ था।
उसके बाद जोमेटो भी रिकवरी किया। उज्जीवन बैंक भी जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद बिग फॉल हुआ, वो भी रिकवरी किया। LIC कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तो भी उसका भी बिग फॉल हुआ था, वो भी रिकवरी किया। क्या पेटीएम भी उस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं? देखिए, रिकवरी वही कंपनी किया जिस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग है, तो वो कंपनी रिकवरी किया। क्या सचमुच पेटीएम का फाइनेंशियल स्ट्रांग है? चलो एक बात देख लेते हैं। तो पेटीएम का अगर फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, जो कंपनी के रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अचानक मार्च क्वार्टर के बाद रेवेन्यूज घटता क्यों चले गए? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ों को समझना होगा। देखिए, पेटीएम के जितने सारे बिजनेस है, वो सारे के सारे बिजनेस अभी लॉसेस में है। और दूसरी बात, सिर्फ एक ही बिजनेस था जो बिजनेस प्रॉफिटेबल में था। वो क्या था? पेटीएम पेमेंट बैंक। मगर कंपनी ने कुछ इस बिजनेस को गलती किया, इस बिजनेस के ऊपर, जिसके कारण आरबीआई ने इस बिजनेस को बंद ही कर दिया फरवरी के बाद। 2024 में फरवरी खत्म होने के बाद ही उसको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि फरवरी के बाद उसको इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आपको बना के दिया था, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अगर वो ही लॉसेस में चला गया और उसका बिजनेस ही बंद हो गया तो कंपनी का सेल्स तो डाउन होगा। दूसरी बात, कंपनी का प्रॉफिट तो बड़ा लॉस होगा। उसी के कारण देखिए, बिग लॉसेस 840 करोड़ तक लॉसेस चला गया, जो 3 क्वार्टर्स पहले से 222 करोड़ था। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 गुना प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, 4 गुना। तो सोचिए, जिस कंपनी की इतनी बड़े लॉसेस है, जिस कंपनी इतनी ज़्यादा प्रेशर में है, क्या उस कंपनी के ऊपर काम करना सही होगा? ये आप सिर्फ खुद को पूछिए, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, आप खुद को पूछिए। जो कंपनी खुद लॉसेस में है, अगर मान के चलिए आप एक कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कंपनी खुद लॉसेस में है, क्या वो आपको टाइम टू टाइम सैलरी दे पाएंगे? क्या वो टाइम टू टाइम उसका कस्टमर को पेमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो ये बात जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए, आपके मन में यही क्वेश्चन रहेगा। मैं पहले इतना डेटा इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। चार्ट में आपको कुछ कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर आप तो गलत बता रहे हैं, कंपनी लॉसेस में हुआ तो क्या हुआ, कंपनी तो भागता चले जा रहा है। तो फिर तो वो जोमेटो जैसे परफॉर्मेंस करेगा। जोमेटो जैसे इसका जो टॉप लेवल है वही लेवल तक जाएगा। इसका टॉप लेवल है 1950 के आसपास, वही लेवल तक वो रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मेरा कहना भी गलत होगा कि चलो उस लेवल तक नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बिग फॉल हुआ था इस न्यूज आने के कारण, आप देख सकते हैं फरवरी मंथ में ही बिग फॉल हुआ था, जो मैं अभी आपको बताया कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया आरबीआई ने। उसके बाद देखिए, जब कोई कंपनी के ऊपर फॉल होता है तब बड़े इन्वेस्टर उसके ऊपर बाई करे ना करे, कुछ ऑपरेटर है उसके ऊपर गेम खेल लेते हैं। मतलब इसका फायदा पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक को मतलब चूना लगाकर इस तरीके से फायदा उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके बाई करना शुरू कर देते हैं। वो तब तक बाई करते हैं जब जहां से वो गैप डाउन से, मतलब जहां से वो बिग क्रैश हुआ है, उस लेवल तक वो लेके जाते हैं। उस लेवल को टच करने के बाद आप खुद ही देखना, उस वहां से कंपनी के ऊपर बिग सेलिंग देखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंपनी धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। और अगर ऊपर गए तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? मैं पहले आपको मार्किंग करके रखा हूँ, 757 के आसपास। तो इस लेवल को टच करने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि चलो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं, जो हम भी बाई कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में एक बार बात करूँ तो ऑब्वियसली देखिए, जो 70% के आसपास एफएस के पास होल्डिंग्स था, वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। और सबसे ज्यादा माल किसके पास है? 21% तो पब्लिक के पास था। वो माल अभी कितना है? 34% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन माल खरीद बेच रहे हैं और पब्लिक उस क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो चलो, अभी इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर कमेंट्स करना। मेरे तरफ से कोई भी मैं बाई तो नहीं किया हूँ, बाकी मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन भी नहीं है। नेक्स्ट कंपनी, उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए, ओला मेरे पहले से ही एक नापसंद कंपनी है। मैं इस कंपनी के ऊपर जब आईपीओ आया था तब भी मैंने आपको बताया कि इसका आईपीओ में कुछ खास परफॉर्मेंस दिखेगा नहीं। तो आईपीओ के बाद शेयर में जम हुआ वो अलग बात है। तो वो तो फोमो बाइंग हुआ, क्योंकि फोमो बाइंग में इसलिए बोला क्योंकि देखिए आज उसका हालत देखिए, अगर कंपनी में दम होता तो वो नीचे ही नहीं आते। तो कंपनी के देखिए जर्नी होने के बाद कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है। तो चलो, सेलिंग तो हो रहा है, इस कंपनी के ऊपर मैं पसंद क्यों नहीं करता हूँ, उसके पीछे रीजन सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, 2 दिन पहले एक न्यूज आया था कि एक एंग्री ओला कस्टमर वो क्या कर कर चुके हैं,
जो शोरूम है ओला का, उसके ऊपर आग लगा दिया है और इसलिए उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो उनका कहना है कि उन्होंने जो स्कूटर खरीदारी किए किए थे 20 दिन पहले, तो 20 दिन पहले उन्होंने जो स्कूटर खरीदारी किए थे उसके ऊपर कंप्लेन किया था, वो कस्टमर सपोर्ट कुछ मिला ही नहीं। इसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर इस तरीके से तो इस तरीके से न्यूज़ अगर कंटिन्यूअसली आते रहे तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो बनेगा, तो हमेशा वो काम नहीं कर पाएँगे उस तरीके से, कस्टमर का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा, तो कंपनी कहाँ से खड़ा होगा? और दूसरी बात कम ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर सबसे जो नेगेटिव पॉइंट्स है, कंपनी के ऊपर देखिए सेल्स का ग्रोथ तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ये भी एक स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप को खड़ा होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जब तक कंपनी पॉज़िटिव रिज़ल्ट ना दिखाए, तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, काम करना ठीक नहीं होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है, इस ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ है। इस प्रेशराइज़ के कारण कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है। तो उसके बाद मुझे लगता है फिर से वो रिकवरी करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में बात करूँ तो जो कंपनी का मार्केट कैप 21,800 करोड़ है। कंपनी के ऊपर एक अपडेट है वो है स्प्लिट का। तो कंपनी हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो इसका डेट मेंशन किया गया है 13 तारीख को, मतलब पिछले दिनों में कंपनी स्प्लिट दे चुके हैं। तो कितने सारे दोस्तों को मिला ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।